अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एनबीटी 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 36वां लेक्चर है, जिसमें हम जो है वो लीडिंग के पर्सपेक्टिव में ही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी को देखेंगे। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये है कि एक इंडिविजुअल जो काम करता है, एक सर्टन वे से एक मखसूस तरीके से वो काम कर रहा होता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है, कुछ एक्सपेक्ट करता है कि मैं ये काम इस तरीके से सारे रूल्स को फॉलो करके कर रहा हूँ, तो इसकी कुछ आउटकम भी आएगी। वो आउटकम जो है वो अट्रैक्टिव हो अगर इंडिविजुअल के लिए, तो वो काम करने के लिए मोटिवेट होता है। ठीक है, यानी एक्सपेक्ट कर रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर काम कर रही हूँ ना, तो मैं कहूँ अगर मैं शाम तक ये काम कर रही हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि शाम को जब मेरा ये काम कंप्लीट होगा ना, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे इस चीज़ पर एडमायर करेंगे, यार बहुत अच्छा काम किया। या अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो मेरा बॉस कहेगा यार बहुत अच्छा काम किया। कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंसान की, तो अगर वो एक्सपेक्टेशन इंसान को जितनी कंफर्म होती है ना, इतना इंसान मोटिवेट होता है अपने काम को करने के लिए। तो इसमें हम कुछ लिंकेज हैं। सबसे पहला है एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज, यानी एफर्ट का परफॉर्मेंस से बहुत लिंक होता है कि एक इंसान जो जितनी ज़्यादा एफर्ट करेगा, इसी तरह उसका परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ता जाएगा। उसके सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को लीड करती है उसकी एफर्ट। जितनी वो एफर्ट देगा इतनी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। फिर परफॉर्मेंस और रिवार्ड का भी लिंकेज होता है कि जितनी उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उस हिसाब से उसको उस लेवल का जो है वो आउटकम यानी कि उसको रिवार्ड मिलेगा। तो अगर उसे पता है कि उसको रिवार्ड जो है वो अटेनमेंट उसकी डिजायर्ड आउटकम के हिसाब से मिल रही है, तो ज़ाहिर सी बात है वो मोटिवेट होगा। फिर आखिरी चीज़ है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिवार्ड। जितनी इंसान में अट्रैक्टिवनेस होगी अपने रिवार्ड के लिए, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होता जाएगा। यानी उसने देखना है कि अब मुझे एफर्ट लगानी है अपनी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए, और परफॉर्मेंस क्यों हाई करने के लिए? उस रिवार्ड को पहुंचना है जो रिवार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, यानी वो उसका एक गोल सेट बन जाता है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस थ्योरी के जो है वो 4 फीचर्स हैं। सबसे पहले व्हाट परसीव्ड आउटकम्स डज द जॉब ऑफर द एम्प्लॉय, यानी कौन सी आउटकम्स हैं जो जॉब को करने के बाद वो आउटकम्स के तौर पे एम्प्लॉय को ऑफर की जा रही हैं। यानी आउटकम क्या है उसकी जॉब की, उसको क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है वो अपनी जॉब से, उसको पहले से पता होता है कि मुझे क्या क्या मिलना है। फिर उसके बाद है कि जो उसे ऑफर किया जा रहा है क्या वो अट्रैक्टिव है एम्प्लॉय के लिए। तीसरी चीज़ है कि वो कौन सा बिहेवियर है, वो कौन सा बिहेवियर है जो एक एम्प्लॉय को रखना है अपने उस आउटकम को अचीव करने के लिए। यानी वो जो चीज़ ऑफर की जा रही है उसके लिए उसे कोई जॉब तो करनी है, तो जॉब में उसे कौन सा बिहेवियर रखना पड़ेगा कि वो अपने वो आउटकम्स को अचीव कर लेगा। और आखिरी चीज़ है कि किस तरह जो है वो एम्प्लॉय जो है वो व्यू चेंज करेगा हिज और हर चांस ऑफ डूइंग व्हाट इज़ आस्क्ड। ठीक है, यानी उसके पास कितना चांस है, कितना चांस है कि उसे जो बोला गया है वो कर लेगा। ठीक है, तो उसका अपना व्यू क्या है उस काम के बारे में। तो आगे है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में ये है कि वो ये कहते हैं कि जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं ये परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, और गोल जितना डिफ़िकल्ट हो, बात असल ये है कि अगर वो एक्सेप्ट हो जाए, गोल जितना डिफिकल्ट होगा वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, बशर्त ये कि एम्प्लॉय उसे एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट ना करे तो मुश्किल गोल, तो फिर तो वो बात ही खत्म होगी ना। लेकिन गोल्स जो हैं वो जितने डिफिकल्ट होंगे, रिजल्ट इतना ही हाई परफॉर्मेंस में आएगा इजी गोल्स के हिसाब से। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इंटेंशन टू वर्क टूवर्ड्स अ गोल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ जॉब मोटिवेशन, यानी जॉब मोटिवेशन के लिए एक मेजर सोर्स है उस काम के लिए एक गोल सेट कर देना। गोल सेट होगा तो डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन मिल जाएगी, तो गोल जितने स्पेसिफिक और चैलेंजिंग होते हैं वो मोटिवेशन फोर्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और उनकी आउटकम इतनी ज़्यादा होती है जनरलाइज गोल के हिसाब से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि गोल सेटिंग और मोटिवेशन का कोई आपस में लिंकेज है, तो कहते हैं है। ठीक है, गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि हम लोगों से जो है वो डील करते हैं जनरल अचीवमेंट थ्योरी में, जो है वो ओनली हम पीपल्स पे उनकी नीड ऑफ अचीवमेंट को देख रहे होते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम गोल सेटिंग के लिहाज से देखें, तो जितने हम डिफ़िकल्ट गोल सेट करेंगे, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको पता होगा कि हमें इन गोल्स के लिहाज से इतनी ही एफर्ट देनी है। ठीक है, तो जो गोल सेटिंग थ्योरी है वो कहते हैं कि वहाँ अप्लाई हो सकती है जहाँ लोग जो है वो उन गोल्स को एक्सेप्ट करें और कमिटेड हो जाएं गोल्स के साथ। फिर तो गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो हाई परफॉर्मेंस को हाई कर सकती है, लेकिन शर्त यही है कि लोग इतने विलिंग हों कि वो अपने गोल्स जो उनके लिए सेट किए गए हैं, डिफिकल्ट गोल्स, उनको एक्सेप्ट कर सकें और उनके साथ कमिटेड हो सकें। ठीक है, कहते हैं कि विल एम्प्लॉयज़ ट्राई हार्डर इफ़ दे पार्टिसिपेट इन द सेटिंग ऑफ गोल्स। वो कहते हैं कि अगर उनकी पार्टिसिपेशन ले ली जाए, अगर गोल सेटिंग में उनको साथ शामिल कर लिया जाए, तो क्या मतलब वो एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, या वो काम ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं कि हम ये तो नहीं कह सकते कि पार्टिसिपेशन हर बंदा चाहता होता है, यानी हर इंसान नहीं होता है ऐसा, इतना विलिंग नहीं होता कि वो कहे कि मुझे ये डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए। लेकिन फिर भी नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं वो
इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि उन्हें पार्टिसिपेशन में जो है वो गोल सेटिंग में उनकी पार्टिसिपेशन की जाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि मैनेजर जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि रेजिस्टेंस आएगी, मैंने गोल सेट किया, लोग आर्ग्यू करेंगे, वो कम हो जाता है अगर उन्हें खुद साथ शामिल किया गया हो। ठीक है, तो कहते हैं विल डू पीपल बेटर व्हेन दे गेट फीडबैक ऑन हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स देयर गोल्स। यानी क्या अगर उन्हें गोल्स की तरफ प्रोग्रेस उनके बताते रहें, फीडबैक टाइम टाइम से मिलता रहे, तो क्या इससे बेहतरी आ सकती है? तो कहते हैं आती है। फीडबैक एक्ट एज गाइड बिहेवियर, यानी वो आपके बिहेवियर को गाइड करने की तरह है। बिल्कुल, फीडबैक आपको पता चलता रहेगा, अच्छा यहाँ पे कमी थी, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी, मुझे अपने गोल की तरफ और पावरफुल तरीके से जाना है। तो कहते हैं कि सेल्फ जनरेटेड फीडबैक जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है एक मोटिवेट करने के लिए एक्सटर्नल जनरेटेड फीडबैक से। यानी कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है और आपको फीडबैक बाहर से आ रहा है ना, अगर कस्टमर्स की तरफ से, यार कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी जा रही है, वो भी आपको प्रमोट करता है। लेकिन अगर आपका अपना मैनेजर आपको बोल देना कि यार आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छे बना रहे हो या आपने काम अच्छा किया, तो वो ज़्यादा मोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा डायरेक्टली वो आपके काम को देख रहा है, आपके काम को समझ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे पता आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपकी जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को देख के आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मैनेजर कर रहा है तो वो आपके काम को और आपकी मेहनत को देख के कर रहा है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जो सेल्फ जनरेटेड फीडबैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा मोटिवेटर होता है एक्सटर्नल जनरेटेड फीडबैक से। फिर उसके बाद कहते हैं व्हाट कॉन्टिजेंसीज एग्जिस्ट इन गोल सेटिंग थ्योरी। तो चार जो है वो कॉन्टिजेंसीज हैं, चार जो है वो चीज़ें हैं जो गोल सेटिंग थ्योरी में। सबसे पहले फीडबैक इन्फ्लुएंस द गोल परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, असर रखता है आपके गोल्स में, और गोल्स की परफॉर्मेंस में जितना ताल्लुक है उसमें बहुत ज़्यादा असर रखता है। फिर उसके बाद है गोल कमिटमेंट, एक बहुत जो है वो अदर एक कॉन्टिजेंसी है कि जितना इंसान कमिटेड होगा अपने गोल्स के साथ, ठीक है, तो वो जैसे ही मतलब गोल अगर आपने पब्लिक किया, आपने गोल बताया सबको, तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो फोकस्ड हो जाएं और उनमें ये चीज़ हो कि वो गोल सिर्फ जो एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल मेरा अपना गोल है, वो आप गोल को अपने साथ सेट कर लें। यानी ऐसा लगे कि जैसे उन्होंने खुद इसको सेट किया है। ठीक है, यानी उसको असाइंड ना समझे कि मुझे ये काम दिया गया, बल्कि उन्हें ऐसा लगे कि वो उन्होंने खुद सेट किया है। फिर उसके बाद है सेल्फ एफिकेसी। ये भी बहुत चीज़ है कि आप जो गोल किसी बंदे के लिए सेट कर रहे हो कि वो उस पर काम को करने के लिए, टास्क को करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। तो अपनी जो है वो हायर, जितनी एक इंसान के अंदर हायर सेल्फ एफिकेसी होगी तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इसके लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी है कि आप जो है वो उसको इतना कॉन्फिडेंस दो कि तुम ये काम कर सकते हो। जितना आप गोल उसको डिफिकल्ट जो है वो करके दोगे, उससे लगेगा कि यार मेरे में कैपेबिलिटी है, तभी तो मुझे ये काम दिया जा रहा है। और लास्ट कॉन्टिजेंसी है कि इफेक्ट गोल सेटिंग इज़ नेशनल कल्चर, कि जो हमारी गोल सेटिंग है वो हमारे नेशनल कल्चर को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हमें गोल्स ऐसे ही सेट करने होंगे जो पॉसिबल हो हमारे कल्चर के हिसाब से। ठीक है, तो आवर कल्चर अबाउट मोटिवेशन फ्रॉम गोल सेटिंग थ्योरी इज दैट इंटेंशंस एज डिफाइंड बाय हार्ड एंड स्पेसिफिक गोल्स आर मोर पावरफुल मोटिवेटिंग फोर्सेज। यानी इस गोल सेटिंग थ्योरी से हमें ये पता चलता है मोटिवेशन के लिहाज से कि जो गोल सेटिंग है, स्पेसिफिक और हार्ड गोल अगर सेट किए जाएँ तो वो आपके लिए एक पावरफुल मोटिवेटिंग फोर्स हैं। वो कहते हैं कि इन अ प्रॉपर कंडीशन दे कैन लीड ऑफ हायर परफॉर्मेंस। ये प्रॉपर कंडीशन हो तो ये परफॉर्मेंस को हाई कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसके इस बात का कोई सबूत नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि गोल को जो है वो सेट करने से वो इंसान जॉब सेटिस्फेक्शन या अपनी जॉब से सेटिस्फाइड भी होगा। यानी परफॉर्मेंस तो हाई हो जाती है, ये तो उन्होंने इसको मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से देख लिया। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं भी होते, फिर भी वो काम कर रहे होते, तो जॉब सेटिस्फेक्शन इसमें नहीं आएगी इस थ्योरी में, सिर्फ परफॉर्मेंस हाई होती है। इस चीज़ में ये फोकस किया गया। फिर अगली चीज़ है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये है कि आप जो है वो बिहेवियर्स इनके बिहेव यानी कि हर इंसान जो बिहेव करता है उसका कुछ नतीजा भी निकलेगा। ठीक है, यानी बिहेवियर, इस पूरी थ्योरी का जो मकसद है वो यही है कि बिहेवियर्स जो हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं अपने बिहेवियर के नतीजे के। यानी कौन से जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ये कहती है कि बिहेवियर जो हमारे हैं वो एक्सटर्नली काज्ड होते हैं, यानी वो माहौल से इफेक्टेड होते हैं। जैसा उसको माहौल मिलेगा वैसा हम बिहेव करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि विच कंट्रोल्स बिहेवियर इज रीइंफोर्सेस विच आर कॉन्सिक्वेंसेज इमीडिएटली फॉलोइंग अ रिस्पॉन्स दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट बिहेवियर विल बी रिपीटेड। यानी कि जैसा उस बिहेवियर को रिस्पॉन्स मिलेगा वो बताएगा कि फिर मुझे ये बिहेव रिपीट करना है या नहीं करना। यानी जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ना, ये बाकी सारी चीज़ों को जो है जैसे गोल्स हो गए, एक्सपेक्टेशंस होगी, नीड्स होगी, इन सब को इग्नोर करती है। इसका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन टेक सम एक्शन, कि एक इंसान एक काम करेगा तो उससे क्या होगा। यानी जो आउटकम आएगी वो डिपेंड करती है कि इसने ये काम दोबारा करना है या नहीं करना। यानी एक इंसान अगर मेहनत कर रहा है, उसे मोटिवेट किया जाएगा, उसे रिवार्ड किया जाएगा, तो वो रीइंफोर्स होगा उससे, वो चीज़ उसे रीइंफोर्स करेगी कि मुझे यही बिहेवियर अब मेंटेन रखना है। ठीक है, इसी तरह अगर एक काम उसने किया, उसको पनिश किया गया, तो वो उसको कभी भी दोबारा नहीं करना चाहेगा। तो यानी वो कहेगा कि जो काम करने के बाद जो रिएक्शन होता है ना, जो उस पर आपको रिवार्ड या पनिश किया जाता है, रीइंफोर्स करती
है वो चीज़ कि उसने वो काम दोबारा करना है या नहीं करना। तो कहते हैं कि मैनेजर कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ बिहेवियर बाय री इन्फोर्सिंग द वर्क बिहेवियर दे डिज़ायर। तो कहते हैं कि मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो कर सकते हैं इन्फ्लुएंस, उनको अपने लिहाज से मोटिवेट कर सकते हैं। उन्हें करना क्या पड़ेगा कि उनके वर्क बिहेवियर पे वैसा रिएक्शन देना होगा जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन्हें मोटिवेट करना है तो आपको पता होगा कि सामने वाला मोटिवेट किस बात से होता है, तो मैनेजर को ये पता होना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉयज़ को अपने लिहाज से मोटिवेट करना चाहते हैं तो फिर उनको वो आउटकम उन्हें देनी होगी जो रीइंफोर्स करेगी उनके वर्क बिहेवियर को। फिर है ओपन बुक मैनेजमेंट। ओपन बुक मैनेजमेंट मोटिवेशनल अप्रोच में ये चीज़ है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की उसे शेयर करो, उसे ओपन रखो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, यानी इतना आपने पैसा लगाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये फ़ायदा आ रहा है, यानी कंटिन्यूसली जितनी आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो गई है ना, हो रही है, या उसमें जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं उस लिहाज से वो सारे आप उन्हें ओपन बुक रखो, यानी सारे एम्प्लॉयज़ उनके उसमें जो है वो शामिल हो। इससे क्या होगा कि द गोल ऑफ ओपन बुक मैनेजमेंट ये कि एम्प्लॉयज़ जो है वो सोचेंगे एक ऑनर की तरह। ठीक है, अगर नुकसान हो रहा है तब भी उन्हें पता हो कि इससे हमारा जो है वो नुकसान होगा, तो उसका जो ये चीज़ जो इम्पैक्ट करती है डिसीजंस पर और उनके एक्शंस पर, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल रिजल्ट सामने नज़र आ रहे होते हैं। तो इफेक्टिव बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए उनको फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना और नंबर्स शो किस तरह होते हैं ये सारा सिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है ये डिमांड करता है कि इन्वॉल्व किया जाए एम्प्लॉयज़ को जो है डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांसपेरेंसी में, यानी इसमें अगर कोई चेंजेस वगैरह आएंगे तो उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में। इससे फिर क्या होगा कि उन्हें पता होगा कि यार हमें प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ानी है तो हमें इस तरीके से काम करना है। तो वो लाइक अ बिजनेस पार्टनर ट्रीट किया जाता है इस थ्योरी के लिहाज से सारे एम्प्लॉयज़ को। फिर कहता है पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम। इसमें ये होता है कि आप परफॉर्मेंस के लिहाज से पे का एक बेस बना देते हो, कंपनसेशन बना देते हो। सबको पता होता है कि जो हमने इतना काम किया तो हमें इतनी पे मिलेगी, तो इससे भी जो है ये भी मोटिवेट होता है इंसान। और टू पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम वर्क। तो कहते हैं कि ये वर्क करती है थ्योरी, ये जो है मतलब इस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जिस अगर आपने एक स्टैंडर्ड कर दिया ना कि इतनी परफॉर्मेंस पे इतनी पे, इतनी परफॉर्मेंस पे इतनी पे, तो ये चीज़ मोटिवेट करेगी एम्प्लॉयज़ को और वो अपने लिहाज से अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहेंगे और फिर वो हाई करते रहेंगे। इंटीग्रेटेड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो अगर हम सब इनको देखें इन थ्योरीज़ को, जितनी भी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज थी मोटिवेशन के लिहाज से, कहते हैं कि बेसिक फाउंडेशन इज़ द सिंप्लीफाइड एक्सपेक्टेंसी मॉडल। यानी सबसे आसान चीज़ ये कि एक्सपेक्टेंसी मॉडल ज़रूर है कि सब जो है कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मैनेजर भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वर्कर भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो कहते हैं द मॉडल आल्सो कंसिडर द अचीवमेंट नीड रीइंफोर्समेंट एंड इक्विटी थ्योरीज। यानी सब में एक बात ज़रूर है कि सब में अचीवमेंट नीड होनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट है और इक्विटी है, यानी कि वो उनकी इनपुट और आउटपुट बराबर हो। रीइंफोर्समेंट ये है कि अगर उनको रिवार्ड किया जाएगा तो वो वही काम दोबारा करेंगे, सजा दी जाएगी तो दोबारा नहीं करेंगे। और अचीवमेंट नीड यानी कहीं पहुंचने की बात, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद रिवार्ड आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मॉडल। यानी इस सारे मॉडल में जो रिवार्ड्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जिस तरह आप रिवार्ड करोगे उन्हें, जिस किस्म का रिवार्ड दोगे उस हिसाब से वो मोटिवेट होंगे। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।